ये फिफ्थ चैप्टर है हमारा जियो टेक्निकल में, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी। ये चैप्टर काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंस जो है वो होल्ड करता है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेंस में क्वेश्चंस काफी बनते हैं। मेंस आप वो किसी का भी ले सकते हो, एसएससी जेई का आपका मेंस हो या आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस हो, किसी को भी आप यहाँ पे लो तो यहाँ पे मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ मेंस के अलावा प्री में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज ये चैप्टर ही ऐसा है, बहुत कॉन्सेप्ट्स को होल्ड करता है। अफेक्टिव स्ट्रेस के काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रहेंगे, परमेबिलिटी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अच्छे रहेंगे, और कैपिलरिटी की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है अफेक्टिव स्ट्रेसेस वगैरह पे, ये सब के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं। तो चैप्टर काफी बहुत अच्छा है ये। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने भी बताया, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर आपके फॉर्मूला बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस। तो अफेक्टिव स्ट्रेस जो है एक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? फिजिकल इंटरेक्शन है सॉलिड और वाटर के बीच में, ठीक है। अब सॉलिड और वाटर के बीच कैसा, देखो समझाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग स्ट्रेस से वाकिफ हो, स्ट्रेस वर्ड होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ, इसको आप अपना सॉइल समझो। और यहाँ पे वाटर का कोई जिक्र ही नहीं है, वाटर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता अभी, ऐसे समझ लो। तो होगा क्या कि जब ऊपर से लोड लग रहा होगा तो इस सॉइल के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, है ना। ऊपर से लगा लोड, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ चुका है सॉइल में, और वाटर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। मैं वाटर को यहाँ पे काउंट करके नहीं चल रहा हूँ, इस चीज को समझते चलना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब देखो एक चीज होती है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, वो इस स्ट्रेस की वजह से, इस लोड की वजह से ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेंगे ना, नीचे जाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखो अब होता क्या है, मान लो भी यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे मैं कोई भी पार्टिकल किसी भी चीज को जो है डाल देता हूं, तो होता क्या है कि ये वाटर की वजह से ये पार्टिकल नीचे नहीं जाता, है ना। अगर आप इसको ऊपर से थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करो तो नीचे नहीं जाएगा। होगा क्या, ये इसको ऊपर की तरफ धकेलता रहता है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे जो एक्चुअली में स्ट्रेस आना चाहिए, वाटर अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए तो ये वाटर क्या करता है, उस स्ट्रेस को कम कर देता है, वो वैल्यू स्ट्रेस की यहाँ पे कम हो जाती है, और उसी को हम इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया। तो ये जो इसने कहा है यहाँ पे, एक फिजिकल इंटरेक्शन है सॉलिड और वाटर के बीच में, ये आपका वही है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अप्लाइज टू फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल पे ही ये अप्लाई होता है। एंड रिलेट्स थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, और यहाँ पे तीन तरह के स्ट्रेसेस जो हैं आते हैं। एक टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस कौन सा है, टोटल स्ट्रेस को आप वो समझो जब यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जैसे भी मैंने बताया। देन न्यूट्रल स्ट्रेस और पोर प्रेशर। ये न्यूट्रल स्ट्रेस और पोर प्रेशर क्या है, ये वाटर का प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर, वाटर का प्रेशर। एंड देन आ जाता है यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस हम क्या करेंगे भैया, टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस, तो हमारे पास आ जाता है अफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, चलो। टोटल स्ट्रेस क्या है, फिजिकल पैरामीटर मेजर्ड बाय प्रेशर सेल, इस चीज को याद रखना। टोटल स्ट्रेस थ्रू प्रेशर सेल मेजर किया जा सकता है। अब अगर मैं न्यूट्रल स्ट्रेस की बात करूं तो ये क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये वाटर का प्रेशर है जो कि वॉइड स्पेसेस के बीच में आ जाता है, इसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं, चूंकि ये जो है चारों तरफ से आपके पार्टिकल पे लग रहा होता है, तो इस वजह से इसको न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बट डू नॉट कॉज पार्टिकल्स टू प्रेस अगेंस्ट एडजेसेंट पार्टिकल। लेकिन इसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या नहीं होते, मतलब एक तरीके से प्रेस नहीं होते हैं। इट हैज नो शेयर कंपोनेंट, कोई शेयर कंपोनेंट नहीं होता इसका, न्यूट्रल स्ट्रेस की ही बात हो रही है। एट एनी पॉइंट कैन बी मेजर्ड बाय इंसर्टिंग अ स्टैंड पाइप एंड ऑब्जर्विंग द हाइट अप टू विच द वाटर राइजेस। न्यूट्रल स्ट्रेस को कैसे मेजर किया जा सकता है, किसी भी जगह पे आप स्टैंड पाइप जो है वो इंसर्ट कर दो, और जो हाइट आपके स्टैंड पाइप में आ जाएगी वहां तक आपका प्रेशर आ जाएगा, वो आपकी प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम पीजोमेट्री या फिर स्टैंड पाइप से मेजर करते हैं। जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा है उनको समझ में आ रही होंगी कुछ कुछ चीजें।
अब यहाँ ये जो आप लोगों के सामने डायग्राम है और ये जो फॉर्मूला एक छोटा सा बना हुआ है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे और मैं अच्छे से समझाऊंगा। कभी भी स्ट्रेस को निकालने में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड न्यूट्रल स्ट्रेस के ऊपर जितने न्यूमेरिकल आएंगे वो हमेशा तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो एकदम आसान तरीका होगा। ठीक, अब यहाँ पे स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है उसको समझने से पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एफ इम्पोज्ड। एफ का मतलब है फोर्स। तो इम्पोज्ड लोड की बात हो रही है, फोर्स इम्पोज, ठीक है, यानी कि जो ऊपर से लगा हुआ है। यहाँ पे ये आपका टॉप सरफेस है, इधर नीचे ड्राई सोइल। अब देखो टॉप सरफेस तो ड्राई होती है, उसके नीचे फिर आपका वाटर लेवल आता है। यहाँ पे आपका वाटर लेवल आ गया है ना, ग्राउंड वाटर आगे कह सकते हैं। उससे नीचे वाली जितनी भी सॉइल है वो सारी सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें डेंसिटीज की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? देखो प्रेशर का फॉर्मूला एक आप लोग को बताया होता है, रो जी एच। इसी फॉर्मूले का हम हर जगह पे यूज कर रहे होंगे, रो जी एच का। अब ये जो रो जी एच है, यहाँ पे रो जी क्या है, ये आपका गामा ही तो है, यूनिट वेट है। तो यहाँ पे हर जगह हम यूनिट वेट का यूज कर रहे होते हैं। देखो ये रहा यूनिट वेट। ठीक, बाकी जो एच है ये आपका हाइट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा H1, यहाँ पे लिखा H2, तो ये रेस्पेक्टिव हाइट्स हो गई। अब देखते चले जाओ, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस निकाल रहे हो तो आप कैसे करोगे भैया? कोई भी एक स्ट्रेस, फिर उसमें दूसरा स्ट्रेस, फिर अगर सपोज करो कोई तीसरा तरह का स्ट्रेस भी आ रहा तो उसको भी, मतलब स्ट्रेस में स्ट्रेस ही तो ऐड हो सकता है। ये थोड़ा ना कि यहाँ पे आप स्ट्रेस के लिए एरिया को ऐड करोगे, है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया और उसे स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपकी सॉइल पे ऊपर से लोड लग रहा होगा, तो अब देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया ओ। इस ओ पे, इस जगह पे मुझे टोटल स्ट्रेस अपना निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये जो ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है ये भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे एक मैंने वेइंग मशीन लगा दी है, तो इस वेइंग मशीन पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना वजन पड़ रहा है, वो अब धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो सबसे पहले तो ये रहा, फिर उसके बाद में ये जो ड्राई सॉइल है इसका जो वजन है ये भी ऐड कर दो। ये रहा मेरा यहाँ पे ड्राई का, तो ड्राई डेंसिटी ये रही, और हाइट कितनी है वो रही H1, ये देखो यहाँ पे। देन उसके बाद में अब इसका वेट हो चुका, इसका भी वेट हो चुका। अब इसके नीचे आ जाओ सैचुरेटेड वाले का, तो गामा सैचुरेटेड ये रहा गामा सैचुरेटेड, और हाइट कितनी है H2। तो यहाँ पे O जो हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इस जगह पे हमने अपना टोटल स्ट्रेस निकाल लिया। इस तरीके से इसको निकालते हैं हम। तो ये तो अभी निकला हमारा टोटल स्ट्रेस। अब टोटल स्ट्रेस में आप देख सकते हो कि सॉइल आपकी सैचुरेटेड है और इसी में वाटर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो आपको ऐसी सिचुएशन में कह दे कि यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेस निकाल करके बताओ, तो हम तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे जो हमारा टोटल आया है उसमें से मैं पोर वाटर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? पोर वाटर प्रेशर। क्या होगा वो भी देख लो भाई। आपका वाटर लेवल कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहां से शुरू करना है, इसी जगह से कहां तक जाना है, जो आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है वहां तक डेप्थ देखो। तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी वाटर की गामा डब्ल्यू है और हाइट आपकी H2 है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी गामा डब्ल्यू H2। इस तरीके से आपका न्यूट्रल प्रेशर भी आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हमने सीख लिया कैसे कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी देखो आगे, अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन पोर वाटर प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है इसको, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हो तो नहीं आएगा, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चीजें आ जाएंगी। और मेंस में अगर मैं इसको एज्यूम करूं, वैसे इतना नहीं सोचता, मेंस में मान के चलो नहीं आएगा ये, तो इसकी इंपॉर्टेंस और कहां पे है? इसकी इंपॉर्टेंस है इंटरव्यूज में। देखो कैसे, कॉन्सेप्चुअल चीज है कि आपका एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो उस एक्सटर्नल लोड की वजह से पोर वाटर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो, जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे, तो यहां सबसे पहले क्या होगा, कुछ कंडीशंस आप मान के चलो। एक होगा आपका इंस्टेंट कंडीशन, यानी कि प्रेशर लगाया इंस्टेंटली क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो पोर वाटर प्रेशर बिफोर एनी लोडिंग इज अप्लाइड, ये तो है प्रेशर लगाने से पहले। तो जो हमारा इनिशियल प्रेशर था वो स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब, अब देखो सोम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। सोम वाला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है
यहां पे एक मटेरियल समझ लो, ये मटेरियल अभी आपका सॉइल है, लेकिन मैं इसको चूंकि सॉम से रिलेट कर रहा हूं तो मटेरियल आपका यहां पे आएगा। अब होगा क्या, मटेरियल आपका ये है, अब मटेरियल यहां से ऐसे जैसे ही आप इस पे कोई भी लोड लगाओगे तो इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर लोड लगेगा तभी तो स्ट्रेस डेवलप होगा, जब तक नहीं लगेगा तब तक स्ट्रेस कहां डेवलप होगा। ये चीज यूनिवर्सल है, हर एक जगह यही होता है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे आपका स्टील हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह यही होता है। तो हमने क्या समझा कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिफोर लोडिंग की बात हो रही है, तो फिर क्या आएगा देख लो। अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है पे गामा डब्ल्यू और हाइट जो भी आपकी होगी, ये आपका पोर वाटर प्रेशर यानी कि न्यूट्रल जो आपका प्रेशर होगा वो आ जाएगा, बस सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट केस देखो, पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल स्ट्रेस, यानी कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाया तो तुरंत से आपका पोर वाटर प्रेशर कैसा हो जाएगा। तो यहां पे तब क्या होता है, तो वाटर जो होता है सबसे पहले रेजिस्ट करता है पार्टिकल का रीअरेंजमेंट को रेजिस्ट करता है। देन उसके बाद में क्या होगा, फिर पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर से ज्यादा, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू होती है इनिशियली उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के तुरंत बाद सारा एक्सटर्नल लोड जो होता है जो आपने लगाया उसको पोर वाटर प्रेशर क्या कर लेता है, ले लेता है। यानी कि सारा पोर वाटर प्रेशर पार्टिकल्स ना ले, सॉरी, सारा का सारा जो लोड है वो पार्टिकल्स ना लेकर के वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लेता है, ठीक है। तो दिस पोर वाटर प्रेशर अबव स्टैटिक इज कॉल्ड एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो ये जो वैल्यू बढ़ गई, यानी कि स्टैटिक वाले से ज्यादा जो वैल्यू बढ़ गई आपके प्रेशर की, उसको हम कहते हैं क्या, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस के बराबर, ठीक। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। उसको हम डिनोट करते हैं यू से, ये यू क्या है आपका, ये है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। फॉर्मूला आपका क्या है यहाँ पे, ये देखो गामा WH2, ये वो वैल्यू है जो आपका स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर है, और ये आपका वो अप्लाइड स्ट्रेस है, ठीक है। ये चीज है लॉन्ग टाइम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय में क्या होता है, लंबे समय में ये होता है कि जो आपका पानी होता है फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, फिर पानी जो है वो निकल जाता है, धीरे धीरे निकल के चला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होगा, यहाँ पे आप एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जो मैंने अभी बताया था, ये देखो यहाँ पे गामा WH2, ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। चलिए अब ये आप देख ही सकते हो, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू जो होता है इसके बारे में आप जानते हो, ये गामा सबमर्ज्ड होता है, और इंटू यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे वही चीज बन रही है गामा सबमर्ज्ड इंटू H2, ठीक है। चलिए कैपिलरिटी इन सॉइल्स, सॉइल में कैपिलरिटी, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म्स कौन सी, एक है आपका फ्रेटिक या फिर ग्रेविटेशनल वाटर, और एक होता है कैपिलरी वाटर। इनका मतलब क्या हुआ, देखिए आप ऐसे समझो कि ये आपके पास में एक छोटा सा टब है और यहाँ पे आपका वाटर लेवल है, ये आपका टब है इधर। अब होता क्या है कि ये जो आपका यहाँ पे वाटर लेवल है, यानी कि यहाँ तक पानी जो भरा हुआ है, ये आपका कौन सा, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये ग्रेविटेशनल वाटर या फिर फ्रेटिक वाटर लेवल है। अब अगर मैं यहाँ पे एक रस्सी लटका दूं और जस्ट इसके एज से टच कर दूं, यानी कि वाटर के जो लेवल है उससे टच कर दूं, तो ये जो वाटर होता है ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा और आपकी जो रस्सी होगी वो कुछ कुछ यहाँ ऊपर तक वेट हो जाएगी, थोड़ी सी भीग जाएगी। तो वो भीगी कैसे, ऐसे थोड़ी ना भीग गई, तो वो भीगी है थ्रू द कैपिलरी एक्शन। तो इस वाटर को, ये जो इतना पानी रस्सी में आ चुका है थ्रू द कैपिलरी एक्शन, इसी को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। चलिए इसको भी हमने समझ लिया, तो इसको थोड़ा सा तुम लोग पढ़ना, समझ में आ जाएगा। कैपिलरी वाटर जो होता है, जो प्रेशर आपके कैपिलरी जोन में होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, इस चीज को याद रखना। और ये कभी भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिलरी वाटर प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी।
इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कह सकता है, h इक्वल टू 0.03 d ऐसे भी कह सकता है। यहाँ पे हाइट जो है हर जगह वो मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक, एक फॉर्मूला और हो जाता है 0.03 अपॉन में 0.2 d10। ये किसके लिए? सैंड और सिल्ट के लिए है। जब पार्टिकल्स आपके बहुत छोटे हो जाएंगे तब ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है हमारे पास में। एम्पेरिकल फॉर्मूला है HC इक्वल्स टू, ये सेंटीमीटर में आपका यहाँ पे, C अपॉन ई d10। ई आपका वॉइड रेशियो है, d10 इफेक्टिव साइज है पार्टिकल का, C आपका एम्पेरिकल कांस्टेंट है जो कि 0.1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, यहाँ पे जो बार जैसे आप लगा दोगे या फिर इस तरीके से एक डैश आप लगा दोगे तो ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस निकल रहा है यहाँ पे, इसको याद रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से हम माइनस कर दे रहे हैं। किसको माइनस कर, देखो सबसे पहले तो मैंने माइनस किया हुआ यहाँ पे, ये माइनस किया मैंने पोर प्रेशर। ये मेरा यहाँ पे क्या है, कैपिलरी प्रेशर जो कि नेगेटिव होता है। तो कैपिलरी प्रेशर की वजह से हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो कैपिलरी राइज जैसे जैसे होगा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये चीज समझते चलना, काफी इंपॉर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा है। फिर आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि सीपेज, सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है, मान लो कि यहाँ पे मैं एक कपड़ा ले लेता हूँ, एक क्लोथ है ऐसे समझो, और यहाँ पे मैंने वेट सॉइल जो इसके अंदर भर रखी है, काफी वेट सॉइल है, ठीक है, काफी सारी सॉइल है, वेट है बहुत अच्छी तरह से। तो होगा क्या, होता ये है कि कुछ टाइम में यहां पे जो वाटर होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और वो जो वाटर बाहर निकल रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है? आपकी सॉइल से बाहर निकल के आ रहा है, देन आपके फिर वो जो आपने क्लोथ लिया उससे बाहर निकल के आ रहा है। तो ये हो रहा है सीपेज, इसको हम सीपेज बोलते हैं। तो जो वाटर आपका ट्रेवल कर रहा है ना, ठीक है, सॉइल से पास हो रहा है, पहले तो सॉइल के पोर्स को छोड़ दे रहा है, तो उसी को हम सीपेज यहां पे कहते हैं। ठीक, सीपेज को लीकेज से भी कंपेयर किया जा सकता है, बस अंतर यह है कि लीकेज बहुत ज्यादा होता है, सीपेज बहुत धीरे धीरे स्लोली होता है। नेक्स्ट देखो, तो तीन टाइप्स ऑफ हेड हमारे पास में कौन कौन से हैं फ्लूइड फ्लो में? एक होता है वेलोसिटी हेड v²/2g, एक है प्रेशर हेड p/ρ, एक है आपका डेटम हेड जो कि है z। तो टोटल हेड की अगर हम बात करें किसी भी जगह पे, वो तीनों को आप ऐड कर देंगे वो आ जाएगा। लेमिनार फ्लो जो होता है वो सीपेज में होता है। ठीक है, सीपेज में कौन सा फ्लो होता है? लेमिनार फ्लो होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीपेज किस तरह का फ्लो है तो वो लेमिनार फ्लो है, ना कि टर्बुलेंट फ्लो। वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, इसी वजह से वेलोसिटी हेड भी कम होता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर में यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्री में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। प्री में न्यूमेरिकल आए छोटे छोटे। देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड लॉस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन। कहने का मतलब, मान लो मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं और इन दो पॉइंट्स के बीच में वाटर लेवल कुछ और था, ऐसा समझ लो। चलो यहां पे वाटर लेवल इतना था, यहां पे वाटर लेवल इतना है, एक्स डिस्टेंस है आपका, ये h1 है, ये h2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो देखो कि आपका हेड लॉस कितना हुआ है। तो आपका जो हेड लॉस है वो हुआ h1 माइनस h2, और विद रिस्पेक्ट टू आपके जो लेंथ है वो है आपका x। तो ये आपका आया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड लॉस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे है, आई से डिनोट किया जाता है। फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो कैसे टेक्स प्लेस करता है, कैसे होता है फ्लो? हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो जो है ट्रैवल कर रहा होता है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट्स ऑफ कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के इफेक्ट्स क्या होते हैं? कॉज सॉइल सक्शन, इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल सक्शन होता है। अपरेंट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल सक्शन का मतलब है, देखो सक्शन जैसी चीज होती है ना, वही यहाँ पे सॉइल सक्शन भी है, बस सॉइल में हो रहा है। सक्शन तुम लोग जानते हो, मतलब एक तरीके से फोर्स बढ़ जाता है, किसी भी चीज को खींच लिया जाता है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ठीक, रिजल्टिंग इन एनहेंस्ड शियर स्ट्रेंथ। तो इसी वजह से शियर स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो, बल्किंग ऑफ सैंड।
कैपिलरी वाटर रिजल्ट्स इन अपरेंट कोहेजन, जो आपका कैपिलरी वाटर है इसकी वजह से अपरेंट कोहेजन हो जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्लस्टर यानी कि गुच्छा बना लेते हैं। यहाँ पे चूंकि फोर्स बढ़ चुका है ना, तो गुच्छा बना लेंगे, सारे पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे, हनीकॉम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे क्या हो गया, बल्किंग ऑफ सैंड हो गया। नेक्स्ट देखो सीपेज प्रेशर एंड सीपेज फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सीपेज प्रेशर सीपेज फोर्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो सीपेज प्रेशर जो है ये वाटर एक्सर्ट करता है, यानी कि वाटर लगाता है, किस पे लगाता है, सॉइल पे लगाता है। किसकी वजह से लगाता है, फ्रिक्शन ड्रैग की वजह से लगाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सीपेज प्रेशर वाटर लगाता है, सॉइल पे लगाता है, और फ्रिक्शन ड्रैग की वजह से लगाता है। ठीक, क्वेश्चन बने हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे बता दिया कि सीपेज प्रेशर कौन लगाता है, वाटर लगाता है, किस पे लगाता है, सॉइल पे लगाता है, किस वजह से लगाता है, फ्रिक्शन ड्रैग की वजह से लगाता है। और ये जो ड्रैग फोर्स है या फिर सीपेज फोर्स है, ये हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होता है। सपोज अगर उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करने लगता तो फिर सीपेज ही कैसे हो जाता, नहीं होता। ठीक है, तो ये है। तो सीपेज प्रेशर जो आपका है यहाँ पे, उसके लिए फॉर्मूला है PS इक्वल्स टू एच गामा डब्ल्यू। तो फॉर्मूला है PS इक्वल्स टू एच गामा डब्ल्यू। एच है आपका यहाँ पे देखो प्रेशर, ये आप देख सकते हो डिफरेंस दो जगह का, एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम हेड लॉस भी। तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर दो गामा डब्ल्यू से, तो आपका यहाँ पे सीपेज प्रेशर आ जाएगा। सीपेज फोर्स कैसे आएगा, इसी में एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दो, सीपेज फोर्स आ गया। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगा, उसको हम एफएस से डिनोट करते हैं, एफएस इक्वल्स टू आई गामा डब्ल्यू। ये देखो ये आ गया आपका एफएस इक्वल्स टू आई गामा डब्ल्यू। तो ये सब आपके फॉर्मूले हैं यहाँ पे। तो पीएस, एफएस और एफएस एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तीनों के तीनों डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें ये देखना है एनालिसिस ऑफ सीपेज फोर्स ऑन अफेक्टिव स्ट्रेस। तो यानी कि सीपेज फोर्स अफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या असर डालता है, अभी इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे हम। ये है एनालिसिस ऑफ सीपेज फोर्स, यानी कि सीपेज फोर्स अफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या असर डालता है, उसका एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन हम ले रहे हैं, यानी कि नो फ्लो कंडीशन ले रहे हैं। नो फ्लो कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पे सीपेज जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, यानी कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस है वो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या है, न्यूट्रल स्ट्रेस, सॉरी न्यूट्रल स्ट्रेस कह रहा हूँ, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये आपका सीपेज प्रेशर है। ठीक है, अब सीपेज प्रेशर एट सी, सबसे पहले तो हम सीपेज प्रेशर निकालना देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर किए हुए हैं, वो देखो कौन कौन से। एक फिगर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये रहा आप लोगों के सामने। इस फिगर में यहाँ पे सबसे पहला मेरा पॉइंट है ए, जो कि टॉप पे है, और वहां पे मैंने एक स्टैंड पाइप लगाया हुआ है। एक पॉइंट है सी, वहां पे मैंने स्टैंड पाइप लगाया। एक पॉइंट है फिर बी, वहां पे मैंने स्टैंड पाइप लगाया हुआ है। उन सब की हाइट को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ये H1, ये कैपिटल H। अब और ये हमारा Z है। ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो यानी कि पानी यहां से बाहर निकल जाता है। ये इनफ्लो है, यानी कि पानी यहां से आ रहा है अंदर। अब होगा क्या, तो यहां अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, तो ये आपका H है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, H है डिफरेंस। ये आपका डिफरेंस जो है ये है आई जेड, H अपॉन कैपिटल H इंटू जेड। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए, जो कि हमने जस्ट अभी अभी यहाँ पे देख लिया कि कैसे उसका फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे सीपेज प्रेशर सी पे जो आएगा यहाँ इस जगह पे, तो वो क्या होगा, आपका आई जेड गामा डब्ल्यू होगा। ठीक, आई जेड गामा डब्ल्यू होगा। सीपेज प्रेशर एट बी क्या होगा, वो आई एच गामा डब्ल्यू होगा। एच ये रहा आपका, आई जबकि सेम है, आई सब जगह पे ही सेम रहेगा, इस चीज को याद रखना, आई सब जगह सेम रहेगा। आई कैसे आ रहा है, ये देखो ये रहा आपका एच। आई क्या है, ये तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना आई, तो आई तो आपका सेम है सब जगह सभी के लिए। आपको z की वैल्यूज चेंज करनी है, जिस पॉइंट पे आप निकालोगे उसकी डेप्थ ले लेना बस, ये आपको इतना करना है। तो मैं सी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस अब सी पॉइंट पे कितना होगा, तो ये आपका हो चुका है जेड गामा समझ। अभी कैसे हुआ जेड गामा समझ वो भी बताता हूँ। सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो गामा सैचुरेटेड इंटू जेड पहला हो गया, माइनस गामा डब्ल्यू
इंटू जेड, एक ये हो गया, तो ये आपका बन गया गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड। तो ये फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे ऐसा है, इंटू सॉरी प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू। अब आई जेड गामा डब्ल्यू कैसे, ये आपका प्रेशर आ गया जो हमने ऊपर निकालना सीख लिया था। ठीक, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं, इनको याद कर लें। एक हमारे पास आता है अपवर्ड फ्लो कंडीशन, एक डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है, एक अपवर्ड फ्लो कंडीशन। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में नीचे की तरफ फ्लो होगा, अपवर्ड फ्लो कंडीशन में ऊपर की तरफ फ्लो होगा। जैसे तुम देखो यहाँ पे आउटफ्लो है, कहाँ है, ऊपर है, इनफ्लो नीचे, तो यहाँ पे वाटर ट्रेवल करता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये डिफरेंसेस हमारे पास यहाँ पे है। अब अपवर्ड फ्लो कंडीशन के बारे में तुम्हें बता दूं, यहाँ पे तुम एक चीज देख लो, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, फॉर्मूला एक बार चेक करो, अफेक्टिव स्ट्रेस, इसमें से मैं सीपेज को घटा रहा हूँ, किसमें, अपवर्ड फ्लो कंडीशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ एडिशन, देखो नीचे की तरफ वाटर फ्लो होके जा रहा है ना, यानी कि पानी कम हो जा रहा है, ऐसे समझो। तो जब पानी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पानी की वजह से प्रेशर भी कम होगा। तो जितना प्रेशर कम हो रहा है उतने प्रेशर को तो आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो पार्टिकल्स आपके यहाँ पे नीचे से प्रेशर लग रहा है वाटर का भी। अब जब नीचे से वाटर का भी प्रेशर लग रहा है तो ये पार्टिकल्स, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, जितना आपके वाटर की मूवमेंट की वजह से प्रेशर है, वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। इस चीज को समझना शॉर्ट में। तो ये चीज तुम हटा दो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये मैंने एक एक पॉइंट अपने लिए थे, इनको छोड़ दो, काम की चीजें मैंने समझा दी। साइन कन्वेंशन क्या होंगे आपके, साइन कन्वेंशन इनकी बात हो रही है, जैसे यहाँ पे माइनस है ऊपर प्लस है, तो प्लस कब होगा, जब फ्लो डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव कब होगा, जब फ्लो अपवर्ड होगा। ये दो चीजें याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्विक सैंड कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक सैंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्विक सैंड कंडीशन क्या है, हाइड्रोलिक कंडीशन। यहाँ पे नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस जीरो हो जाता है, तो जैसे ही आपका वर्टिकल स्ट्रेस, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाएगा, तो आपकी क्विक सैंड कंडीशन अचीव हो जाएगी। बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि जैसे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, आपकी क्या जीरो हो जाएगी, सॉरी जैसे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, आपकी क्विक सैंड कंडीशन एग्जिस्ट कर जाएगी। अब इफेक्टिव स्ट्रेस जो है आपका, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है ग्रेन्स के बीच में। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स ग्रेन्स के बीच में जीरो हो चुका है। जीरो हो जाने का मतलब क्या हुआ कि कांटेक्ट फोर्स है ही नहीं, पार्टिकल्स इधर उधर दौड़ रहे होंगे यानी कि पार्टिकल्स मतलब मूव कर रहे होंगे। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे फिसल के यहाँ आ जाएगा, कहीं ऊपर आ जाएगा, मतलब बॉइलिंग कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है, यानी कि सॉइल कैसी होती है, बहुत ज्यादा स्वेल टाइप हो जाएगी, मूवमेंट उस सॉइल में शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की चीज एग्जिस्ट कर जाती है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग कंडीशन इन सॉइल। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC या फिर ICR से डिनोट किया जाता है। इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है क्विकसैंड कंडीशन से भी और आपके अफेक्टिव स्ट्रेस से भी। देखो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच अफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जहां पे आपका अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, उस जगह का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जहां पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो चुका है, उस जगह पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया, याद रखना। अब क्या चीज समझ में आई, जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, वहां पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे क्या आ जा रहा है, वहां पे अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्विक सैंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी कि वहां पे क्विक सैंड कंडीशन आ जा रही है। यानी कि क्विक सैंड कंडीशन कहां पे आएगी, जहां पे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, गामा समझड अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। आईसीआर का दूसरा फॉर्मूला G-1/1 + E होता है। ठीक, आईसीआर पे क्विक सैंड कंडीशन आ जाती है सैंड में, लेकिन क्ले में नहीं आती, क्योंकि क्ले में कोहेजन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहां पे अगर मैं सी की बात करूं और यहां पे जी है, ये 2.65 से लेकर 2.70, यहाँ पे 1.2 से 1.4 है। ये इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इसको सब लोग जानते ही हैं।
ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ई है जो कि 0.65 से 0.70 तक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टू अवॉइड फ्लोटिंग कंडीशन, बॉइलिंग एंड हीविंग, देखो फ्लोटिंग कंडीशन हो या फिर बॉइलिंग हो हीविंग हो एक ही बात, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लेस देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये चीज याद रखनी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमेशा ज्यादा रहे आपके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट परमेबिलिटी का। तो परमेबिलिटी क्या है, इज विद विच वाटर कैन फ्लो थ्रू एनी मीडियम। तो कहने का मतलब कि वाटर कितनी आसानी से किसी भी मीडियम से फ्लो कर पा रहा है, उसको हम परमेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक रूल आ जाता है, वो होता है डार्सीज लॉ का। तो डार्सीज लॉ कहते हैं कि एक डायमेंशनल फ्लो में डिस्चार्ज जो है आपका, ठीक है, वो इस तरीके से दिया जाएगा, यानी कि कोई आपका वन डायमेंशनल फ्लो है और उस वन डायमेंशनल फ्लो में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है। यानी कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, देख लो, वन डायमेंशनल फ्लो भी है, सॉइल भी सैचुरेटेड है, तो जो आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला या फिर डिस्चार्ज आप निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये डार्सी ने कहा था। तो फॉर्मूला यहाँ पे Q इक्वल्स टू के आई ए, और काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्री और मेंस दोनों में। तो यहाँ पे फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू के आई ए। Q आपका डिस्चार्ज है, K आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, A आपका एरिया है, किसका, वॉइड्स का एरिया। तो V इक्वल्स टू के आई भी होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो के आई आप देख रहे हैं ये V भी कहलाता है, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको हम सुपरफिशियल वेलोसिटी कहते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वेलोसिटी है आपका या फिर सीपेज वेलोसिटी है, उसका कैसे निकाला जाए, Vs से डिनोट करते हैं, Vs इक्वल्स टू V अपॉन N, ठीक है, और Vs जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी वो हमेशा V से ज्यादा ही होगा। पोरोसिटी जो आपका यहाँ पे है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। चलिए एक हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। किसमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा है, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ग्रेवल में ज्यादा है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना ज्यादा कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा उतना ही परमेबल सॉइल होगा, पानी उतना ही आसानी से पास कर सकेगा। तो किससे आसानी से पास कर सकता है भाई, जिसके वॉइड्स बड़े होंगे, यानी कि ग्रेवल पहले, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, के पे से डिनोट करते हैं, तो वो होता है के अपॉन एन। के आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसको हम पोरोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है।